जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आपका ये जो सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों छात्रों के लिए इसमें जो समाविष्ट है आपका सुमित्रा नंदन पंत, इनके जीवन परिचय को हम भलीभांत समझ लेते हैं बच्चों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। और जैसा कि हम हमेशा बताते आ रहे हैं बच्चों, इस बार फिर बता रहे हैं कि जो आपका फ्लो चार्ट बना नहीं है, इस पे आप मेन फोकस कीजिए। यही आपको नंबर दिलाएगा बच्चों, आपका एक भी नंबर नहीं जाने देगा अगर इसको आपने तैयार कर लिया। जितने हमने कवि पढ़ाए हैं, लेखक पढ़ाएंगे, कवि पढ़ाएंगे, जो भी आप सबको तैयार कर लीजिए। ये फ्लो चार्ट में ना, तो ये हमेशा आपको एक एक मिनट लगेगा। आप 10 मिनट में सारे जितने सारे कवि और लेखक होंगे, उनके जन्म, मृत्यु, माता पिता, जन्म स्थान, उनकी रचनाएं, भाषा शैली A to Z आप लर्न कर लेंगे एग्जाम तक। और कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एग्जाम में क्या होता है बच्चों, जब बहुत सारी चीजें याद किए रहो और काफी दिन तक उसको रिवाइज ना करो, तो एग्जाम में चीजें आती हैं तो दिमाग में आता है हमने पढ़ा है और बहुत बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर कहीं 1920 है तो कोई किसी का जन्म 1910 में हो गया है, कुछ किसी का 1889 में हो गया, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आइए बच्चों, इस पे मेन फोकस किया जाए। देखिए आपका जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनका जन्म कब हुआ है बच्चों, तो बताइए। ये देखिए 20 मई सन 1900 में। अब इसको बार बार रिपीट कीजिए, अभी आप 2-3 से 4 बार रिपीट कर लीजिए। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म ठीक को ठीक एकदम 1900 ईस्वी में हुआ था। 20 मई 1900 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कौसानी, जो कि कुमायूं में है, जो कि कुमायूं में है बच्चों। फिर आगे देखिए, उसके बाद में इनका जो पुराना पूर्व नाम है, यानी कि पहले का जो नाम है वो क्या है, तो गुसाई दत्त है। किसका? सुमित्रा नंदन पंत का। जन्म कहाँ? कौसानी, कुमायूं में। और कब हुआ? तो 20 मई 1900 ईस्वी में। आइए बच्चों, इनके पिता के बारे में जानते हैं। गंगादत्त पंत, गंगादत्त पंत इनके पिता का नाम है। और इनका संपादन इंपॉर्टेंट है बच्चों, रूपाभ। और उसके बाद इनकी भाषा वह संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। और शैली बच्चों छायावादी काव्य शैली है इनकी, क्योंकि ये छायावादी युग के कवि ही हैं सुमित्रा नंदन पंत। आपके 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 आपके छायावाद के आधार स्तंभ हैं बच्चों। और सब भी हैं, मैथिली, शरणगुप्त और तमाम हैं, लेकिन ये 4 मेन हैं। और इस तरह से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ ही जाए कि छायावादी के कितने कवि हैं। और अब इनकी प्रमुख जो है बच्चों, क्या कहते हैं, रचनाएं जान लेते हैं। युवाड़ी, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्ण किरण और उत्तरा और अतिमा। युवाड़ी, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्ण किरण और उत्तरा और अतिमा। इनकी मृत्यु बच्चों 28 मई 1977 में हो जाती है। कब होती है? तो इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में होती है। जबकि जन्म कब होता है बच्चों? ये 20 मई को होता है। 20 मई 1900 ईस्वी से होता है। अब आइए बच्चों, इनके बारे में विस्तार से चीजें समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन काल में, कितने। ये देखिए बच्चों, आइए थोड़ा सा इसको भी छोटा करना पड़ेगा। अब समझने की सुनने का प्रयास करें, फोकस करें सुनने पर। और देखिए बच्चों, कविवर पंत का जन्म जो है हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुमायूं, अर्थात हिमाचल प्रदेश, कूर्मांचल, कुमायूं के कौसानी ग्राम 20 मई और 1900 ईस्वी को हुआ था। फिर उसके बाद में आगे देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये देखिए हुआ था। उसके बाद कुछ जन्म के कुछ घंटे बाद ही माता का निधन हो जाने के कारण दादी ने इनका पालन पोषण किया। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था, जो कौसानी स्टेट के कोषाध्यक्ष थे। क्या थे बच्चों? कोषाध्यक्ष थे। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। 7 वर्ष की आयु में 4th कक्षा में पढ़ते हुए इन्होंने सर्वप्रथम छंद रचना की। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब अल्मोड़ा आए, तब अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। जुलाई 1919 में ईस्वी में इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। लेकिन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए।
साहित्य साधना में संलग्न हो गए। सन 1931 ईस्वी में काला कांकर चले गए। कहाँ चले गए? काला कांकर। वहां मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभ निकाली। आगे बच्चों यहाँ पर फिर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई और उसके बाद उसे क्रियान्वित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर से संपर्क स्थापित किया। फिर उनके साथ भारत भ्रमण को निकल पड़े। भारत भ्रमण के दौरान ही मद्रास प्रवास में पहली बार श्री अरविंद से इनका परिचय होता है। अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष उनके विचारों से विशेष प्रभावित हुए। प्रयाग लौटकर उन्होंने अरविंद के दर्शन से प्रभावित अनेक काव्य संकलन प्रकाशित किए यथा स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा। सन 1950 ईस्वी में आकाशवाणी से संबद्ध हुए और प्रयाग में रहकर स्वच्छंद रूप से साहित्य सृजन करते रहे। उसके बाद में बच्चों कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी और लोकायतन प्रबंध काव्य पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदम्बरा पर बच्चों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए ध्यान से देखिए, इनको कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी मिला, लोकायतन पर ये देखिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्वेश्चन कई बार बनते हैं बच्चों कि सुमित्रानंदन के किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला या चिदम्बरा को कौन सा पुरस्कार मिला, इस प्रकार से, या चिदम्बरा किसकी रचना है, इस प्रकार से 2-3 टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। सन 28 दिसंबर सन 1977 को इनका निधन हो जाता है। आइए बच्चों थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं। जितने इनके बारे में जानेंगे उतनी चीजें हमको याद रहेंगी। देखिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, आप सुनने पर फोकस कीजिएगा बच्चों। पंत जी सुंदरम के कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। इनकी पहली कविता जो है गिरजे का घंटा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद की पहली कविता कौन सी है, तो क्या कहेंगे आप? गिरजे का घंटा 1916 में। आगे इनकी प्रारंभिक रचनाएं बीड़ा, उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन में हम इन्हें प्रकृति के विभिन्न रूपों का अभिनंदन करते हुए देखते हैं। इनकी सौंदर्य चेतना सर्वप्रथम हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की सुषमा देखकर सजग हुई। उसके बाद मन, बादल, इंद्रधनुष, नक्षत्र, सरिता आदि की शोभा के दर्शन से आनंद विभोर हो उठा। शोभा, उषा, संध्या आदि सौंदर्य फिर उन्हें भावमग्न कर गया। आगे यौवन के प्रथम चरण में इन्होंने किसी किशोरी के बाल जाल में अपने लोचनों को उलझा देने की इच्छा का भी अनुभव किया और उसके बाद तो इस विराट जगत में देखिए बच्चों थोड़ा सा और बड़ा कर लें। विराट जगत में के विभिन्न सुंदर विधानों में सुमनों और बेलों से भी अधिक मानव सुंदर प्रतीत होने लगा। वीणा की रचनाएं 1919 में लिखी गई, 1918 से 1919 तक लिखी गई। गुंजन इनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जाता है। इनका प्रकृत प्रेम देखकर इन्हें प्रकृत सुकुमार भी कहा जाता है। किस कवि को प्रकृत सुकुमार कवि कहा जाता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा बच्चों, और 1 नंबर का बनेगा। ऑप्शन में और सारे दिए रहेंगे, सुमित्रानंदन पंत भी दिए रहेंगे। क्या कहा जाएगा? प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बस आपको मिल जाएंगे सुमित्रानंदन पंत, वहीं टिक लगाइए। आगे चलिए बच्चों, पंत जी की काव्य दृष्टि के विकास में इनके काव्य संकलन पल्लव की रचना परिवर्तन का विशेष महत्व है। पंत जी अपनी इस रचना में सुंदरम कवि के रूप में नहीं, जगत के जीवन प्रवाह के कठोर यथार्थ के दृष्टा के रूप में प्रकट होते हैं और ये यथार्थ बोध इस जगत की कटु वास्तविकताओं के प्रति इन्हें विद्रोहशील भी बना गया है। इनके संकलन युगांत की रचनाओं में हम इन्हें पुरानी व्यवस्था विनष्ट करके नई व्यवस्था लाने के लिए तत्पर देखते हैं। इसी विद्रोहशील भावना को लेकर पंत जी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के प्रति आकर्षित हुए और इनके युगवाड़ी और ग्राम्य संकलनों की रचनाओं में इसी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है। इनके
कविता संग्रह युगांत युगवाड़ी ग्राम्य, जहाँ प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित है, वहीं पर जो ये स्वर्ण धूले है या स्वर्ण किरण है, उत्तरा है, रजत शिखर है, चिदम्बरा है, काला और बूढ़ा चांद है, रश्मि बोध है और समाधिता है आदि, ये सब अरविंद दर्शन की छाप दिखाई देती है इन समय। यदा कदा इन रचनाओं में गांधी दर्शन का भी प्रभाव भी दृष्टिगत होता हुआ दिखाई देता है बच्चों। आइए थोड़ा इसको ऊपर करते हैं और थोड़ा और चीजों को इनके समझ लेते हैं। पंत जी स्वभावतः आत्मनिष्ठ थे। मार्क्स के बहुमुखी बहिर्मुखी भौतिकवादी दर्शन में इनका मन अधिक समय तक नहीं रमा। श्री अरविंद के आध्यात्मवादी दर्शन से परिचय होते ही ये उनके प्रति अनुरक्त हो गए। किनके? अरविंद घोष। अरविंद के जीवन दर्शन के में भारतीय अध्यात्म पाश्चात्य विज्ञान का अनोखा समन्वय है और पंत जी रचनाओं में इस दर्शन के प्रभाव के फलस्वरूप इसी समन्वित जीवन दृष्टि को वाणी मिला है। आज भी इनकी रचनाएं अरविंद दर्शन की इस दिव्य चेतना से ओतप्रोत है और नई मानवता की प्रतिष्ठा के लिए सचेष्ट है। आगे आइए बच्चों, देखिए पंत जी की जो भाषा है सदा बड़ी ही चित्रमयी रही है। वो बड़े ही मनोरम बिंबों की योजना करती है और उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य मूलक अलंकार इन्हें विशेष प्रिय हैं, लेकिन वे सजावट के रूप में नहीं, इनकी अनुभूति से अंतरंग होकर कविता के अंग जैसे लगते हैं। इनकी जो काव्य रचनाओं को पढ़कर यह निर्णय नहीं हो पाता कि ये कवि अधिक हैं या विचारक या फिर शिल्पी क्या है, ये अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता। आगे बच्चों, फिर पंत जी का जो काव्य नारी प्रकृत मानवतावादी तथा अंतः चेतनावाद से प्रभावित है। आगे बच्चों, उसमें अरविंद दर्शन की प्रमुख भावना स्पष्ट लक्षित होती है। मानव जीवन की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए कवि ने गांधीवाद का भी सहारा लिया। मार्क्सवादी द्वारा कभी भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टि से फैली समानता को दूर करने का वर्णन किया है और क्योंकि यह वाद इसी विश्वास पर टिका है। पंत जी ने साम्यवाद के समान ही गांधीवाद का भी स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। करते हुए लिखा है कि मनुष्यत्व, थोड़ा सा बड़ा करेंगे बच्चों इसको हम, ये देखिए, मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चित हमको गांधीवाद, मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चित हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अभिवाद। तो बच्चों ये जो पंक्ति है तो इसको आप अगर याद करके और ऐड कर देंगे अपने जीवन परिचय में, सुमित्रानंदन के इस जीवन परिचय में, तो फिर 4 चांद लग जाएगा। प्लस आप ये जो बना लेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको बनाते हुए फिर सबसे पहले ऊपर आप वर्गाकार में इसको बना लेंगे, कवि परिचय का कवि का नाम लिखते हुए। उसके बाद में चीजें थोड़ा सा विस्तार से आप ऐसे इस तरह से लिख देंगे, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये सारी चीजें थोड़ी बहुत इसमें लेकर आप लिख देंगे। उसके बाद ये जो सबसे नीचे ये लाइन, जो इतना लाइन है, ये सब देखिए बच्चों, ये जो नीचे गांधीवाद का ये सब लाइन है लिखते हुए, इसको अगर लिख देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसके साथ हम आज ये वीडियो समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत हो आप तो कमेंट करें, कमेंट बस कर दिया करें। और जो है ये हमारा चैनल है बच्चों, लक्ष्य हिंदी क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि चीजें आपके बेनिफिट में हैं, आपको लाभ देंगी, तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए बच्चों। और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों में बच्चों शेयर करें। तो इन्हीं वाक्यों के साथ अब वीडियो हम समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद।